हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं के गणित के बारे में, जिसमें पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। लेकिन इस चैप्टर पे जाने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो आइए विलंब ना करते हुए हम अपनी कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या है। तो पहला क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसे अंश से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं, गिनती वाली संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। गिनती वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम जिसे काउंटिंग कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अब देखिएगा, पूर्ण संख्याएं होल नंबर, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं, किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जी हाँ, आपने सही सुना कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब उसके पहले प्राकृतिक संख्याओं के समूह में क्या मिला दिया जाए, 0 मिला दिया जाए, मतलब शून्य मिला दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तीसरा देखिएगा, पूर्णांक, जिसे इंटीजर्स बोलते हैं, इसे जड़ से प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दें, क्या मिला दें, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दें तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3, आगे कुछ भी नंबर से ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। अब देखिए, इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। तो हम देखते हैं धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, तो देखिएगा, शून्य से बड़ा पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे 1 2 3 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो आप। अब देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो शून्य से छोटा पूर्णांक, शून्य से छोटा क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -10 -11। तो शून्य से छोटा पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। कोई दिक्कत। अब देखिएगा, प्रमेय संख्याएं रेशनल नंबर, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या। जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां क्या है, P और Q पूर्णांक हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब उदाहरण में देखिएगा, एग्जाम्पल में जैसे 3/4 7/8 5/3, आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2/5 8/9, ये सब क्या है, हमारे प्रमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिएगा, हमने नोट में लिखा है सभी पूर्णांक प्रमेय संख्या हैं, सभी पूर्णांक प्रमेय संख्या हैं। अब पीछे अभी आपको मैंने बताया है कि पूर्णांक क्या होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2, मतलब धनात्मक पूर्णांक होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने लिया 4 को 4/1, मतलब 4 को 4/1 लिख सकते हैं, या -3 को -3/1 लिख सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, प्रमेय संख्या होते हैं। अब देखिएगा, अप्रमेय संख्या इर्रेशनल नंबर, क्या देखना है हमें, अप्रमेय संख्या इर्रेशनल नंबर, जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आया ना, जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे हम अप्रमेय संख्या कहते हैं।
जैसे करणी में 2, करणी में 3, कामा पाई इत्यादि, मतलब √2, √3, पाई etc। अब देखिएगा फिर से मैंने एक नोट बनाया है, उस नोट में हमने क्या लिखा है देखिएगा। पाई क्या है आपका अप्रमेय संख्या होती है, पाई इर्रेशनल नंबर होती है, बट पाई का मान, लेकिन पाई का मान 22/7 रेशनल नंबर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन पाई का जो मान माना जाता है 22/7 वो एक प्रमेय संख्या है। अब देखिएगा वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, किसे कहते हैं? प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं का समूह क्या होता है? रियल नंबर। मतलब वास्तविक संख्याएं होती हैं क्या? प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं का समूह क्या होता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिएगा जो आपके चैप्टर में दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसको अगर हम परिभाषा के हिसाब से देखें तो देखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 बराबर या 0 से बड़ा r और b से छोटा होता है। ये तो हो गया किताबी भाषा। एक कौन सी भाषा हो गई? किताबी भाषा। आइए हम एक सवाल के माध्यम से आपको ज्ञान देते हैं। जैसे मैंने कहा 29,5, मैंने कहा 29,5 29-5 या 29,5, इसमें आप बताइएगा कि कौन बड़ा है। तो आप कहेंगे सर सिंपली 29 बड़ा है। क्या कहेंगे? 29 बड़ा है। मैंने कहा कि इसको भाग देना है। क्या करना है? भाग देना। तो आप क्या करेंगे? 29/5, 29/5, तो 5 5 जा 25, 5 5 25, 9 में से 5 जाए 4। ठीक। आप सिंपल क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको आप क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो आप क्या लिखते हैं? सिंपली भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या आप लिखते हैं? आप सिंपली लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। सेम यही चीज है आपका क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कैसे हम करते हैं इसके थ्रू आप देखिएगा। अगर हम इसको डिवाइड, इसके जगह पे हम क्या ले लें, जो ये नंबर्स हमने लिखे हैं अल्फाबेट नंबर्स, इसके जगह पे आप देखिएगा मैं ले लूं कि a डिवाइड बाई b, a को b से मतलब भाग दिया। ठीक। और यहाँ पे भाग जब दिया तो कोई हमें नंबर मिला q, जैसे हम इसको भाग दिए तो 5 हमें मिला भागफल, तो ऐसे इसका भागफल मिला q। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ शेषफल बचा। ठीक। तो इसको हमने लिखा कैसे, किस फॉर्म में? a बराबर bq। जैसे अगर हमें इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? 29 इज इक्वल टू भाजक 5 है तो 5 गुणे 5, शेषफल हमारा 4 है। ऐसे ही लिखा ना। तो इसको कैसे लिखेंगे आप देखिएगा, आप लिखेंगे a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, जो आपका शेष है। ठीक। अब देखिएगा मतलब आपने समझा कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। जैसे यहाँ पे देखा कि 29 बराबर 5 गुणे 5 प्लस 4। अब यहाँ पे आप क्या पा रहे हैं कि 5 जो आपका भागफल है, क्या है? आपका जो भाजक है जिससे आप भाग दे रहे हैं, वो
शेषफल जो आपका है शेषफल 4 है ना, भाजक से छोटा है कि नहीं है, मतलब ये जो शेषफल 4 है इस भाजक से छोटा है कि नहीं, मतलब इससे भाग नहीं ना जाएगा। तो यही क्या होती है b इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे आप जो एक चीज देख रहे हैं, जो 0 के बराबर या 0 से बड़ा क्या होना चाहिए आपका शेषफल, और b से छोटा मतलब भाजक से छोटा होना चाहिए। यही क्या होती है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, कोई दिक्कत? देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसकी परिभाषा क्या होती है देखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। लेकिन एल्गोरिथम शब्द का मतलब क्या होता है देखिए, एल्गोरिथम शब्द का मतलब होता है चरण में बांटना, चरण में बांटना। ठीक, अब देखिए HCF का मतलब हिंदी में क्या होता है, महत्तम समाप वर्त, महत्तम समाप वर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, 455 और 42 का MSP क्या होगा, HCF क्या होगा, इस पे देखिएगा, यहीं से आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है। मैंने कहा कि 455 और 42 का MSP क्या होगा, तो आप कैसे MSP निकालते हैं, आप पिछले कक्षाओं में या 8वीं 7वीं में MSP कैसे निकाले होंगे, एक आप आराम से क्या करते होंगे, डिवाइड करते होंगे, भाग देते होंगे, 455 भागा 42 ऐसे ही करते होंगे। एक कितनी बार में जाएगा, मेरे ख्याल से तो अगर 42 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 420 होगा। 420 किसे कहते हैं, जो चोर होते हैं उन्हें बोलते हैं 420 ही कर रहा है, चोर को क्या बोलते हैं 420 ही कर रहा है। तो 42 दहिया में 420, बचा कितना इसमें से 5 में से 2 जाए 3, 35 बचा। अब इसको क्या करते हैं आप, 35 को अब इसको फिर से क्या कर देते हैं आप, भाजक बना देते हैं। तो 35 से करने 35, 12 में से 5 जा 7, यहाँ कट के जी कुछ नहीं बचा, फिर आपका 35 आया, 7 5 35। ये आप बचपन में नहीं, मतलब कक्षा 7वीं 8वीं में जब सीखते थे MSP ऐसे करते। तो आप देखिए इसमें कितने स्टेप बने, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, चरण में बांटना। अभी आप पीछे एग्जाम्पल पढ़े हैं, मतलब पीछे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में देखिए कि A बराबर BQ प्लस R, ए पढ़ा है ना आपने, अभी मैंने सिखाया A क्या होता है, भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य होता है, और B क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसमें क्या एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, MSP मतलब HCF निकालना। तो आपने निकाला, इसमें आपने भागविधि से निकाला, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे है। अब देखिए A के जगह पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे भाज्य क्या दिख रहा है 455, तो आप लिखेंगे 455 बराबर B क्या आपको दिख रहा है 42 गुणे 10, R कितना दिखा 35। अब एक चीज हमने और लिखा था कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा क्या होता है आपका शेषफल, और भाजक से क्या होता है छोटा, मतलब B से छोटा। अब देखो आप यहाँ पे देखो 0 से बड़ा है आपका शेषफल 35, और भाजक से छोटा है कि नहीं, भाजक से छोटा है कि नहीं। मतलब आपने क्या देखा, 0 से बड़ा क्या है आपका शेषफल है 35, और भाजक से छोटा क्या है शेषफल है 35। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरे स्टेप में हम क्या लिखे हैं, जैसे MSP निकालने हैं तो वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए हमारा क्या हो गया भाज्य अब हमारा क्या हो गया 42 इंटू क्या करेंगे हम, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक होता है, तो भाजक आपका अब क्या हो गया 35, मतलब 35 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना हो गया 7 बचा। ठीक, अब देखिएगा
अभी भी तो मैसअप नहीं निकला है, मतलब जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक आपका मैसअप नहीं निकलेगा। अब ये तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप होगा। अब तीसरा स्टेप देखिएगा क्या होगा। अब तीसरे स्टेप में आपने क्या देखा कि आपका अभाज्य क्या हो गया 35, तो 35 भाजक क्या हो गया आपका 7, भागफल कितना हो गया 5 और शेषफल कितना आ गया 0। इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि अब हमारा क्या आ गया, भागफल शून्य, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। इस कंडीशन में 455 और 42 का में से पे क्या होगा, कितना आपने पाया 7, में से पे क्या होगा 7। अब ये कौन सा विधि हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो उम्मीद होगा कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। 124, इसका क्या निकालना हमें, HCF, किसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो आप देखिए नॉर्मल कैसे निकालेंगे, 24 डिवाइड 124, मतलब 24 भागा 124 करेंगे। अब देखिए 24 पंजे 120 होता है, 5 चौक के 20, 5 दूनी 10 तो 12, शेषफल कितना आया 4। ठीक, अब आप क्या करेंगे 4, अब 24 को अंदर लेके जाएंगे तो 4 छके 24, यहाँ पे आपको क्या मिल गया 0। मतलब इन दोनों 24 और 124 का में से पे कितना मिल गया आपको 4। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे करेंगे, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ क्या होता है R 0 के बराबर या 0 से बड़ा पर B से छोटा होता है, मतलब भाजक से छोटा होता है। ठीक, अब इसको हम जब लिखेंगे तो A हमारा क्या हो जाएगा 124, A हमारा क्या हो गया 124 और B क्या हो गया हमारा 24, Q क्या हो गया हमारा 5 और शेषफल क्या हो गया हमारा कितना मिला था 4। अब देखिए शेषफल 0 नहीं हुआ है तो फिर से हम एक स्टेप और लेके जाएंगे। इस स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा हमारा 24 और भाजक क्या हो जाएगा 4, भागफल क्या हो जाएगा 6 और शेषफल यहाँ पे क्या आ गया 0। तो अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः यहाँ पर शेषफल 0 हो गया अतः, या तो ये भी लिख सकते अतः यहाँ पर शेषफल 0 हो गया, इसलिए हमारा मसप 4 होगा। क्या होगा 4 होगा। कोई दिक्कत? अभी और भी उदाहरण हम देखते हैं। चलिए एक और हम उदाहरण देखते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब आपसे कह रहा है कि समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे कि बात सही है कि गलत है। तो हम देखेंगे सलूशन में, लिखेंगे हम माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो A अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो B क्या हमारा होगा 2 होगा कि नहीं होगा, B हमारा 2 होगा कि नहीं होगा। अब देखते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से, हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम पीछे पाए हैं क्या कि A बराबर BQ + R, यही पाया ना, A बराबर BQ + R। B कितना हमारा हमने पाया 2 × Q + R। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं R क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या तो 1, यही हो सकता है ना। R क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम एक बार 0 रखें, R की जगह 0 रखें तो A बराबर
2 इंटू क्यू प्लस 0। तो हमने क्या पाया, a बराबर 2q। और एक बार हम क्या रखें, r बराबर हम 1 रखें, तो a बराबर 2q प्लस 1। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि 2q क्या है, एक सम पूर्णांक है। 2q क्या है, एक सम पूर्णांक है। ठीक, या तो आप कह सकते हो धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या तो विषम हो सकता है। क्या आप कह सकते हो धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। इसलिए अब आपने देखा कि 2q क्या है, एक सम पूर्णांक है, तथा 2q प्लस 1 क्या होगा आपका, एक विषम पूर्णांक होता है। तो आप लिख सकते हो 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है और a बराबर 2q आपका क्या है, एक सम पूर्णांक है। ठीक, तो उम्मीद होगा कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, वो भी चैप्टर का सलूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।